एसएनआर फंक्शन हॉल के सामने गेट में एक बड़े से बोर्ड में अनामिका विर्स रमेश बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। अनामिका की शादी में जो भी आमंत्रित थे वो फोटो को देखकर यही सोच रहे थे कि दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है और अंदर चले जा रहे थे। हॉल के अंदर बहुत ही अच्छा और मजेदार माहौल बना हुआ था। दुल्हन के कमरे में अनामिका दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए थे जो वो जल्दी जल्दी से खा रही थी। उसकी दोस्त मौनी, वेदा उसे इस तरह खाते हुए बड़ा आश्चर्य होकर देख रही थी। हड़बड़ा के खाना खाने के दौरान अनामिका को अब हिचकी आने लगती है। उस आवाज से मौनी और वेदा को होश आता है और कहती है, वेदा उसे हिचकी आ रही है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पानी का बोतल है, ले आओ ना। ऐसे कहने पे वेदा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ पानी का बोतल लेकर आकर अनामिका को देती है। अनामिका पानी का बोतल छीन के पीने लगती है और मौनी को देकर फिर से वो खाना खाने लग जाती है। अनामिका, आज तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह से खाना खा रही हो। स्टेज पे चढ़ के अगर कुछ दिक्कत आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? जब वो इसके गले में मंगलसूत्र डालेगा कहीं इसका पेट खराब ना हो जाए। मैं कहना चाह रही हूँ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं दिखेगा। सभी लोग देखेंगे और हंसेंगे, ओल झोल बातें करने लगेंगे। सोचो मत, उसे खाने का मन हो रहा है तो खाने दो, जाने का मन होगा तो वो जाएगी। इस मामले में उसी की मर्जी है, अब जिसका पेट वही समझे। इस तरह अनामिका की सहेलियां मौनी और वेदा बातचीत कर रही थी, पर बिना किसी फर्क के अनामिका बस खाई ही जा रही थी मजे लेकर। उधर दूल्हे के कमरे में रमेश अपने दोस्तों के साथ था। श्रीकांत और चंदू वो दोनों बातचीत कर रहे थे। अरे रमेश, दुल्हन के बारे में अच्छे से पूछ लिया ना? अरे यही कि उसकी पसंद और नापसंद क्या क्या है। लगता है उसे पुराने मेलोडी गाने बहुत पसंद है, पहले सावित्री और अभी लता मुकेश। वैसे उसने बहुत कुछ और भी बताया था पर मैंने ठीक से सुना नहीं। कैसे सुनोगे जब वो कहती है तुम मोतिया चुनने में ही लगे रहते हो, है कि नहीं? ऐसा कह के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर रमेश का मुंह बन जाता है। एक बार तुम लोगों की भी शादी होने दो, फिर तुम लोग भी जाकर मोतियों के साथ साथ पत्थर भी चुन लोगे। दुल्हन के कपड़ों में लड़कियां इतनी सुंदर दिखती है ना कि जादू ही हो जाता है। अरे तुम अब ऐसी बातें करोगे? वाह वाह, अब तो हमारा दोस्त कवि बन चुका है। कल तक लगता था यह सॉफ्टवेयर का रमेश है, पर शादी होने से पहले ये तो कवि बन गया। फिर एक कविता भी हो जाए रमेश जी। ऐसा कहकर चंदू और श्रीकांत हंसने लगते हैं। तभी उनके कमरे में रमेश के पिताजी प्रसाद आते हैं। आकर देखते हैं रमेश और उसके दोस्त हंस रहे हैं। मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? बेटा रमेश, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। ऐसा कहकर प्रसाद रमेश को साथ लेके शादी के मंडप तक जाते हैं। वहाँ शादी के मंडप पे बैठ के पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वो रमेश को देखकर, वारे जी, आखिरी बार के लिए अपने कमरे में हंस लिए ना। उनकी बातें सुन के रमेश को कुछ समझ में नहीं आता। ये देखकर श्रीकांत, चंदू, प्रसाद और पंडित जी सभी हंसने लगते हैं। अरे पंडित जी, मेरे बेटे को मत डराइए, उसे थोड़ा सा मुस्कुराने दीजिए। आप शादी कराइए तो। हाँ हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था कि आप यहीं पे हैं। ये सुनकर जो लोग शादी में आए थे वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अब देर न करके वधू को भी जल्दी ले आइए। पंडित जी की बातें सुन के वधू की माँ अनुपमा बहुत खुश होती है और बेटी के कमरे में जाती है। वहाँ अनामिका को खाते देख वो बड़ा आश्चर्य होती है। अरे अनामिका, ये कैसे खा रही हो? तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि शादी के दिन मत खाना। अरे तुम दुल्हन हो दुल्हन, पिछले 3 दिनों से खा रही हो, वो कम नहीं था क्या? अब ऑनलाइन ऑर्डर करके ये सब जंक फूड खा रही हो। क्या कहा? ये पिछले 3 दिनों से नॉन स्टॉप खाना खा रही है? फिर तो जाके देखना ही होगा कि कौन है वो जो इस भुक्कड़ से शादी करने जा रहा है। चलो पंडित जी बुला रहे हैं। बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दो, जब भी गैप मिलेगा मैं भाग के आऊंगी और खा के जाऊंगी। ऐसा कहकर अपनी माँ अनुपमा के साथ हाथ में नारियल लिए वो मंडप में पहुँचती है। फिर जाके शादी की पीढ़ी पर बैठ जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वर रमेश और वधू अनामिका दोनों अपना अपना हाथ जोड़ते हैं। फिर आग के सामने दोनों प्रणाम करते हैं। जो मंत्र पढ़ूंगा उसी को आप लोग दोहराइए। उन्होंने ऐसा कहा और इधर अनामिका का पेट गड़बड़ होना शुरू कर दिया। अपने पेट से उसे एक अजीब सा आवाज सुनने को मिलता है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पंडित जी 1 मिनट, हाँ
पंडित जी का कुछ जवाब बिना सुने ही वो भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। शर्म के मारे सब अपना सर झुका लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आराम से रिलैक्स होके वो बाथरूम से शादी के मंडप में वापस आती है। दोनों अपना नाम बताओ। उनके कहने पे रमेश अनामिका अपना अपना नाम बताते हैं। पंडित जी अब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अनामिका का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। फिर मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी को देखकर, पंडित जी 1 मिनट। ये सुनकर पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना वहीं रोक देते हैं। फिर देर किए बिना अनामिका भागते भागते बाथरूम की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका बाथरूम से थकावट के हालत में आकर फिर से अपने शादी के मंडप में बैठती है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ दोनों उसी को दोहराओ। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और इसी के साथ रमेश और अनामिका उसे दोहराने लगते हैं। अब पंडित जी जब दूसरा मंत्र पढ़ने जा ही रहे थे, तभी अनामिका का फिर से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिएगा पंडित जी। शादी के मंडप से भागते हुए अनामिका बाथरूम चली जाती है। जो लोग शादी में आमंत्रित थे वो कहने लगे कि शायद वधू को लूज मोशन हो गया है, इसीलिए वो हर एक मिनट में बाथरूम की तरफ भाग रही है। और इस तरह कहकर वो हंसी मजाक करने लगे। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका के माता पिता अनुपमा और रमन शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुका लेते हैं। अनुपमा अनामिका के पीछे पीछे बाथरूम तक आती है। अब अनामिका और थक हार के बाथरूम से बाहर निकलती है। उसे देखकर, अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से तुम खुद ही अपनी शादी रोक रही हो, चलो जल्दी। ऐसा कह के अनामिका को खींच के लाके फिर से शादी की पीढ़ी पे बिठा देती है। अब रमेश मंगलसूत्र अनामिका के गले में डालने ही वाला था कि अनामिका बिना कुछ कहे भागते हुए फिर से बाथरूम चली गई। सिर्फ रमेश ही नहीं, रमेश के साथ और भी जितने लोग आए थे सभी लोग शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अमीर बहुरानी अनामिका ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने पति रमेश के पास आती है। रमेश, कल रात में जो मैंने कहा उस बारे में आपने क्या सोचा? जायदाद का बंटवारा अभी क्यों करना? जब रात में मैंने आपको साफ साफ बताया था तब तो आपने हाँ कह दिया था, अब फिर अलग बात कर रहे हैं क्यों? जब बात चली रही थी तभी रमेश के माँ फटे जुड़े गंदे कपड़े पहन के हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर कमरे में आती है। रमेश और अनामिका के बीच होने वाली बातचीत वो सुन लेती है और अंदर ना घुस के वो दरवाजे के पास ही रुक जाती है। अनु, मैंने रात में कहा था कि मैं इस बारे में सोच के देखूंगा, पर मैंने हाँ नहीं कहा था। तो अब हाँ कह दीजिए। मैं कहूँगा, पर पहले सोचने दो। हड़बड़ाओ नहीं। हड़बड़ाओ नहीं तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना रमेश। मेरी बात मानो, बंटवारा कर ही दो। तुम्हारी ही बातें सुन के आज मैंने अपनी माँ को बावर्ची बना रखा है। मेरे पिताजी आज माली बन चुके हैं। तभी भी कुछ नहीं कहा जब तुमने मेरी बड़ी बहन को नौकरानी बना दिया। रमेश जब कह ही रहा था, शारदा दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी बस रोने लगी। वो इस तरह के हैं, फिर भी वो इस घर में है। अगर आपको उन्हें इस तरह देखना पसंद नहीं है तो बता दीजिए, कहीं और भेज दूंगी। बातें चली रही थी तभी शारदा दरवाजा आके खटखटाती है। बेटा रमेश, कॉफी ले लो बेटा। अंदर आओ माँ। रमेश के बुलाने पे शारदा कॉफी लेकर अंदर आती है। रमेश को कॉफी देती है। माँ की आंखें गीली देखकर बिना कुछ कहे ही रमेश कॉफी पी लेता है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। सुनो शारदा, खाना हो या नाश्ता जो भी हो, डाइनिंग टेबल पे ही रखा करो। ठीक है बहू। शारदा की बातें सुन के अनामिका का गुस्सा मानो कि और तेज हो जाता है। वो शारदा पे हाथ उठाने जाती है। रमेश उसके हाथों को रोक लेता है। शारदा बिना जवाब दिए हुए रोते रोते किचन की तरफ चली जाती है। उसकी विधवा बेटी पल्लवी, जो कि झाड़ू लगा रही होती है, अपनी माँ को उस तरह से रोते हुए देखकर अपने पिताजी प्रसाद के पास जाती है, जो कि बगीचे में पानी डाल रहे थे। पिताजी, माँ किचन में रो रही है, आप एक बार जाके देखिए ना। सुनते ही प्रसाद पानी के पाइप को छोड़ के भागते हुए वो किचन के तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे पल्लवी भी आती है। शारदा को रोते देख, क्या हुआ शारदा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हाँ शारदा, हमारी बहू बेटे को शांति से जीने नहीं दे रही है, जायदाद के बंटवारे के लिए दबाव डाल रही है। प्रसाद की बातें सुन के पल्लवी और शारदा उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तब प्रसाद कहते हैं, क्या हो गया,
माँ बेटी मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? आपको कैसे पता बंटवारे के बारे में? बताता हूँ मैं तुम्हें शारदा। रात में जब वो बात कर रहे थे तब सुना था। नींद नहीं आ रही थी तो रात में ठंडी हवा के लिए बाहर आ गया था, तब बेटे और बहू को ये सब कहते हुए सुना था। फिर आपने क्या सोचा जी? हाँ पिताजी, आप कुछ सोचिए, नहीं तो भैया हमारे और भाभी के बीच पिसते जा रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ सोच के देखिए। शारदा कह ही रही थी, तभी पल्लवी का 10 साल का बेटा वहाँ पर आता है। माँ, नानी, नाना जी, आप लोग सब यहाँ हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे गर्मा गर्म इडली खाने के लिए दो ना। अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारे मामा मामी नाश्ता नहीं किए हैं, उनके खाने के बाद हम खाएंगे, नहीं तो तुम्हारी मामी मारेगी, तुम्हें तो सब पता है ना। हाँ माँ, पिछली बार जब मामा ने मुझे खिलाया था, मामी गुस्से से देख रही थी, फिर मामा के चले जाने के बाद उन्होंने बहुत पीटा था। वो दर्द मुझे अभी भी है माँ। इसीलिए बेटा, मामा मामी का नाश्ता खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद तुम खा लेना, ठीक है ना? ठीक है नानी। ऐसा कहकर अविनाश चला जाता है। रमेश अनामिका डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और फिर नाश्ता करने लगते हैं। तभी हॉल के जमीन पे झाड़ू पड़ा हुआ देखकर अनामिका को गुस्सा आता है। अब चूंकि रमेश घर पे था, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, पल्लवी, पल्लवी, तुम झाड़ू लगाने का काम छोड़ के क्या कर रही हो? तभी पल्लवी को भी याद आती है कि उसने हॉल में ही झाड़ू और बाल्टी छोड़ दिया है। बिना कुछ कहे वो सर झुका के किचन से आके सीधा झाड़ू लगाने लग जाती है। इधर शारदा नाश्ता परोसने लगती है और प्रसाद बगान की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अमीर अनामिका घर पे नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गई हुई थी। उस समय सभी लोग, शारदा, प्रसाद, पल्लवी, अविनाश बेडरूम में आते हैं। रमेश काम कर रहा होता है। क्या पिताजी, आप लोग सब यहाँ पे? बेटा रमेश, हमारी वजह से तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? जैसा बहू कह रही है, जायदाद का बंटवारा कर दो। अब मैं क्या कहूँ पिताजी, बंटवारा 2 बराबर भागों में होता है ना, पर अनामिका इस बात के लिए राजी नहीं है। वो इसका 3/4 बंटवारा करना चाहती है और चौथा हिस्सा आपको देना चाहती है वो। हम इसे भी मान लेंगे बेटा, बस तुम और बहू खुश रहो। बाकी लोग भी इस बात के लिए तैयार हो गए। रमेश नाखुश होने के बाद भी राजी हो गया। अगले दिन अनामिका, उसके माता पिता, शारदा और प्रसाद, बहन पल्लवी और भतीजा अविनाश, सभी के नजरों के सामने रमेश ने बंटवारा कर लिया। इस बात से अनामिका बहुत खुश थी। देखो शारदा, अब देर किए बिना पीछे रखे ईटा बालू से दीवार खड़ा कर दो, जल्दी जाके करो। अनामिका के कहे मुताबिक दुखी होकर शारदा, प्रसाद, पल्लवी, अविनाश, सभी लोग ईटा, बालू, सीमेंट पीछे से उठा के लाने लगते हैं। प्रसाद आंखों में आंसू लेकर एक एक ईटा लाके दीवार खड़ा करने लगते हैं। शारदा सीमेंट लगाती है। दुखी होकर पल्लवी और अविनाश बस खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये सब देखकर अमीर बहुरानी मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, पर रमेश बहुत दुखी था मन से। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी अमीर भाभी मिलके तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी। पति को पराये महिलाओं की तरफ देखना नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ, पर अपने माता पिता, भाई बहन की देखभाल ना करे, ये तो मूर्खता है ना। एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा। इस तरह सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अमीर बहुरानी अनामिका अपने मन मुताबिक जायदाद का बंटवारा करके बहुत खुश होती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक नमस्कार।